अस्सलाम दोस्तों, चरबी मौजूद वक्त में खुश आमदीद। इमरान खान का फैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनाएगी, लेकिन इसके से पहले कल रात को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से भी एक फैसला सामने आया है। और वो जो फैसला है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब ये दोनों यानी इमरान खान और आसिम मुनीर साहब दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इस बात का इम्कान ही नहीं है कि ये दो शख्सियात किसी ना किसी तरीके से आपस के अंदर कम से कम वर्किंग रिलेशनशिप ही डेवलप कर ले, क्योंकि दोनों तरफ से जो सूरत हाल है ये ख़राब होती चली जा रही है। अब तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि बहुत सारे राज जो पहले जो जिसे हम कहते हैं ना सीना बसीना चल रहे थे, कानों के अंदर जो काना फूसी होती है या सीना गजट के एतबार से चीज़ें इधर से उधर चलती हैं गैर मुसद्दका। और लेकिन अब इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है कि वो राज जो बंद कमरों के अंदर थे, जो शख्सियात के साथ थे, वो राज भी खुलना शुरू हो गए हैं। बल्कि एक ऐसी अहम तरीन शख्सियत जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब और इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही ज़्यादा करीब समझी जाती है, उसकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि इमरान खान अब तुम मेरे चैलेंज का सामना करो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान थी, इस हवाले से एविडेंसेस भी मौजूद हैं, वॉइस मैसेजेस भी मौजूद हैं, मुलाकातों के रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं, और वो तमाम चीज़ें मैं सामने लेके आऊँगा। और दावा किया गया है, बल्कि चैलेंज किया गया है कि तुम्हारा हकीकी चेहरा लोगों के सामने लाया जाएगा और इस मामले में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो सिचुएशन है ये अब आगे बढ़कर उस ऐसी जगह पर चली गई है जहाँ से जिसे हम कह सकते हैं कि ये दो इंतहाओं का आपस में मिलना नामुमकिन हो गया। बल्कि अगर आप गौर करें तो हालिया दिनों के अंदर इस तरह के और भी बहुत सारे शवाहिद सामने आए हैं। ख़ासतौर पर परवेज़ खटक साहब जो हर रोज़ किसी न किसी के साथ बैठकर गुफ्तगू करते हैं और इमरान खान साहब के ऊपर हमलावर होते हैं और इमरान खान साहब के ऊपर नित नए इल्ज़ाम लगाते हैं। अभी रिसेंटली परवेज़ खटक साहब की तरफ से जो नया इंटरव्यू किया गया है, उस इंटरव्यू में परवेज़ खटक साहब ने इस बात का एक मरतबा फिर इल्ज़ाम लगाया है कि 9 मई को क्रिएट होने वाली सिचुएशन किसी और की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की ही जहन की इख्तरा थी, और इसमें उन्होंने मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ ड्यूटीज़ लगाई थी। जिस तरीके से सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि सिर्फ पेशावर के अंदर ही अनरेस्ट क्रिएट करने की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर साहब और मुराद सईद साहब के ऊपर जो है वो आयद की गई थी, और उनसे कहा गया था कि जनाब ये आपकी जिम्मेदारियां हैं, इन जगहों पर किला बाला हसार के ऊपर अटैक होना चाहिए, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग पर अटैक होना चाहिए, ISI के दफातर पर अटैक होना चाहिए, व्हाटएवर। इन तमाम जगहों पर जिस तरह की सिचुएशन को क्रिएट किया गया, जिस तरह क्रिएट किया गया, जिन लोगों के जरिए क्रिएट किया गया, यही वो दो शख्सियात हैं यानी मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर जो इस सिचुएशन से बहुत अच्छे तरीके से आगाह भी थे और इसके ऊपर अमल दरामद भी कर रहे थे। अब अगर आप गौर करें तो इमरान खान साहब के एक और दस्तराज थे जिनका नाम है जनाब मोहसिन बेग साहब। ये वही मोहसिन जमील बेग साहब हैं जिनको इमरान खान साहब के दौर में घर से गिरफ्तार भी किया गया था और फिर जेल में उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया था, और उस तशद्दुद की वीडियोज़ और तस्वीर ख़ुद शहजाद अकबर साहब ने अपनी निगरानी में बनवा कर इमरान खान साहब को दिखाई थी और इमरान खान साहब ने देख कर उस पर मुसरत का इजहार किया था। और फिर जो हैं मोहसिन बेग साहब, उनके ऊपर जुल्म और सितम के कई पहाड़ टूटे थे, और उसके बाद भी मोहसिन बेग साहब की तरफ से कभी इस तरह की ये बात सामने नहीं आई थी कि जनाब मैं अकेला ही इमरान खान का अब सामना करूँगा और इमरान खान क्या पूरी PTI को मुँह तोड़ किस्म के जवाब दूंगा, बल्कि उनको नंगा करूंगा। इस तरह का कोई उनकी तरफ से चैलेंज सामने नहीं आया। अब मोहसिन बेग साहब की तरफ से ये बयान सामने आया है एक वीलॉग के अंदर। मोहसिन बेग साहब ने इस बात का जिक्र किया है कि जनाब इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गई। उन्होंने कहा जनाब मैंने बहुत बर्दाश्त किया, मैंने ये जो ताल्लुक़ था इमरान खान साहब के साथ अच्छा बुरा जैसा भी था, इसके इख्तिताम के बावजूद भी कभी इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी, इमरान खान के जो मरासम दीगर लोगों के साथ रहे, चाहे वो किसी भी जिन्स से ताल्लुक़ रखते हों और या उनके मुख्तलिफ लोगों के साथ जो लेन देन की बातें थी, उन्होंने कहा जनाब मैंने कभी पर्टिकुलरली इस हवाले से बात नहीं की कि जनाब कौन सा किस हवाले से क्या क्या इनके मशागल रहे। अब उनका ये कहना है मोहसिन बेग साहब का कि जनाब अब वो वक्त आ गया है जब ये तमाम चीज़ों को मंजर आम पर लाया जाएगा और सबूतों के साथ, दस्तावेजी शवाहद के साथ, ऑडियो वीडियो शवाहद के साथ ये चीज़ें सामने रहेंगी। और यकीनी तौर पर मोहसिन बेग साहब उन लोगों में शामिल हैं जो सुबह का नाश्ता भी इमरान खान के साथ करते थे, जहांगीर तरीन के जहाज़ों के ऊपर परवाज़ें भी करते थे, और इमरान खान साहब के लिए ख़ुद उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि कम से कम 2 अरब रुपए इमरान खान को उन्होंने
इलेक्शन कैंपेन और धरने के दौरान जनरेट करके दिए थे, मुख्तलिफ लोगों से इकट्ठा करके दिए थे। इसका मतलब ये है कि वो भी प्रोजेक्ट इमरान खान के जो स्पॉन्सर्स हैं उसमें शामिल थे। और ये बात भी अपनी जगह पर दुरुस्त है कि मोहसिन बेग साहब का इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो दोस्ती ताल्लुक़ है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, बल्कि मोहसिन बेग साहब उन शख्सियात में शामिल हैं जो सबसे पहले जाकर जनरल आसिम मुनीर साहब से मिले थे, उनको ओहदा संभालने की उन्होंने मुबारकबाद दी थी। और उनकी जो तस्वीर थी मोहसिन बेग साहब की आसिम मुनीर साहब के साथ, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। दोनों बैठकर बड़े कान के अंदर एक दूसरे के साथ खुशगवार माहौल में गप्पे लगा रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि ये तासुर मेरे ख्याल में और ज़्यादा तक़वियत पाएगा कि इमरान खान साहब की किस्मत का फ़ैसला हाई कोर्ट जो मर्जी करो, बज़ाहिर इस बात के ख़ासे शवाहद पाए जाते हैं कि कल इमरान खान साहब की जो सज़ा मुअत्तली का फ़ैसला महफूज किया गया था, वो जो फ़ैसला आज सुनाया जाएगा, और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे कम से कम उस वक्त तक ये फ़ैसला सामने आने वाला होगा, क्योंकि 11:30 बजे का टाइम इसके लिए रखा गया है। तो वो फ़ैसला आ चुका होगा, इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो चुकी होगी। लेकिन उससे पहले ये बात मैंने आपको कल के वीडियो में, कल सुबह की वीडियो में बता चुका हूँ कि साइफ़र केस में इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है वो बाज़ाब्ता तौर पर डाल दी गई है, और इस वक्त भी FIA की ख़ुसूसी टीम जेल में, अटक जेल में मौजूद है, वहाँ पर बैठे हुए हैं और इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि फ़ैसला कब सुनाया जाएगा। और जैसे ही फ़ैसला सुनाया जाएगा, इमरान खान की कस्टडी FIA की टीम ना सिर्फ हासिल कर लेगी, बल्कि वो अपने साथ जुडिशल मजिस्ट्रेट भी साथ लेके गए हैं, जो वहीं पर इमरान खान साहब के हवाले से कोई रिमांड शिमांड उनको दे देंगे, या इमरान खान साहब को जुडिशल कर दिया जाएगा, वो वहीं पर जेल में मौजूद रहेंगे और अटक जेल में मौजूद रहेंगे। और इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि जनाब हमने लाखों रुपए लगा के इमरान खान साहब के लिए वाशरूम बनवाया है, इमरान खान साहब के लिए पर्दे लगवाए हैं, इमरान खान साहब के लिए पक्का बत्तियां लगवाई है, सारा रंगो रोगन किया, तो इतनी जल्दी हम अपने मेहमान को खुदा हाफिज़ कहने का हमारा कोई प्लान नहीं है। अब अगर इस सिचुएशन के अंदर ये जो बात मैंने आपकी खिदमत में रखी थी कि जनाब ये जो दो इंतहाएँ हैं, यानी इमरान खान साहब और आसिम मुनीर साहब, ये दोनों एक दूसरे से मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो ये बात वाज़ेह है कि जनाब ये दोनों एक दूसरे के साथ अब मिलते हुए या एक दूसरे को किसी तरह की वर्किंग रिलेशनशिप की गुंजाइश देने का इनका इम्कान ना होने के बराबर है। इसी हवाले से जनरल आसिम मुनीर साहब ने कल एक बड़ी बैठक के अंदर जो वज़ीर आज़म हाउस में हुई, वहाँ पर उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए ताउन किया जाएगा, हर एक से ताउन किया जाएगा, हर एक से, चाहे वो जौन से मर्जी इदारा है, जिस मर्जी की हुकूमत है, ताउन किया जाएगा। लेकिन वो तमाम लोग, वो तमाम इदारे, वो तमाम शख्सियात जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की रस्ते में रुकावट हैं या रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, उनके साथ किसी तरह का कोई ताउन नहीं होगा, बल्कि उनका रास्ता पूरी कुव्वत के साथ रोका जाएगा। अब रास्ता रोके जाने से मुराद तो ये है कि भाई फैसला भावें जो मर्जी है, असी नहीं जे इमरान खान को छड़ना, क्योंकि हमारी जो सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है वो यही है कि सियासत के अंदर इमरान खान साहब की, या कम से कम अगले इलेक्शंस तक, मुझे इस बात के का इसी तरह यकीन है जिस तरह सूरज मशरिक़ से तलू होगा, कि इमरान खान साहब अगले इलेक्शंस के अंदर मुझे नज़र नहीं आ रहे। और अगर आप इस बात का आपको सबूत चाहिए तो ये आप खैबर पख्तूनख्वा में ये जो बाई इलेक्शंस हुए हैं ज़िमनी इंतखाबात के, इसके नताइज को आप देख लें कि वो खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर इमरान खान साहब की हुकूमत थी, 73 नशिस्तों में से, 73 यूनियन काउंसिल्स की नशिस्तों में से इमरान खान साहब की जमात ने सिर्फ 14 नशिस्तें हासिल की। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि अब PTI के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि वहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने आज़ाद उम्मीदवारों को जताया। तकरीबन 40 के करीब जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे। बेशक उनकी जो एफिलिएशंस हैं पॉलिटिकली वो माजी में PTI के साथ रह चुकी हों या JUI के साथ रह चुकी हों, किसी भी जमात के साथ रह चुकी हों, लेकिन नतीजे के ऊपर जब ये बात लिखी जाती है कि इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंडिपेंडेंट है। इस बात से एक और सिमत में इशारा मिलता है कि अगले इंतखाबात, चाहे वो नवंबर में हो या चाहे वो मार्च में हो, इन दोनों इंतखाबात में जो अक्सर फैसला कुन अक्सरियत होगी वो इन्हीं आज़ाद और छोटी पार्टियों के ज़रिए होगी, और इन्हीं पार्टियों के ज़रिए जो हुकूमतें हैं
ان کو کنٹرول کیا جائے گا اور یہ جو اکنامک ریوائول کا ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا، اور اس کے لیے جو ڈنڈا ہے وہ بھرپور قوت کے ساتھ کام کرے گا. اور ڈنڈا اس معاملے میں کسی بھی طور پر پیچھے ہٹنے کے لیے ہمیں تیار نظر نہیں آتا. اس کی ایک اور مثال، آج سے تقریباً 10 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس کا تھمبنیل آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ پیپلز پارٹی نے سیٹ ایگریمنٹ سے وائلیٹ کر کے نامعلوم کو جو ہے وہ حرکت میں آنے پر مجبور کر دیا، اور نامعلوم احکامات پر ایف آئی اے نے ایک آرڈر پاس کیا، اور اس کے ذریعے تقریباً 48 افراد، 48 پولیٹیکل شخصیات جن میں بیوروکریٹس بھی شامل ہیں، یعنی سیاسی اور یہ جو ہے سرکاری شخصیات، ان کے نام نو فلائی لسٹ میں شامل کر دی گئی. یہ خبر آج سے تقریباً 10 روز پہلے میں نے آپ کی خدمت میں اس خبر کو پیش کیا تھا، اور مطلب یہ تھا کہ اس موقع پر جب یہ جو لڑائی ہے، مطلب یہی ہے کہ یہ جو لڑائی اس وقت پیدا ہو چکی ہے وہ لڑائی اتنی شدت اختیار کر چکی ہے کہ اس لڑائی میں اب کوئی بھی اگر اپنی پوزیشن سے ہٹنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا. پیپلز پارٹی ان جماعتوں میں شامل ہے جس نے حکمران اتحاد کا حصہ بن کر جو اقتدار کے مزے لوٹے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فیوچر سیٹ اپ کے حوالے سے بھی کچھ ڈیمانڈز کی، کچھ گیو اینڈ ٹیکس ہوئے جن کو کسی حد تک تسلیم بھی کیا گیا. لیکن انتخابات کا انعقاد سے پہلے ہی، اور یہ جو بلکہ یہ کہا جائے کہ انتخابات کے التوا کا اعلان ہونے سے پہلے ہی پیپلز پارٹی نے نئی مردم شماری کی بنیاد پر حلقہ بندیوں کو چیلنج بھی کرنا شروع کر دیا اور اس کے اوپر اعتراض بھی کرنا شروع کر دیا، جس کو ناپسند کیا گیا. اور پھر یہ جو فیصلہ ہے آج سے 10 روز پہلے جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، اس فیصلے نے پیپلز پارٹی کو یہ پیغام دیا کہ جناب سیٹ چیزیں جو ہیں، سیٹلڈ امور سے کسی طرح کی روگردانی برداشت نہیں. آج جیو کے اوپر میں نے یہ خبر دیکھی ہے دوبارہ، اور یہ اس خبر کی باضابطہ طور پر تصدیق کی گئی ہے کہ سابق صوبائی وزیر اور پیپلز پارٹی کے قریبی 60 سے زائد افسران اور سیاسی شخصیات کے نام نو فلائی لسٹ میں شامل کر دیے گئے ہیں، اور انہوں نے جناب مکیش چاولہ صاحب کا نام اس لسٹ کے اندر باضابطہ طور پر شامل کیا ہے. اور یہ بات کہی ہے کہ جناب مکیش چاولہ صاحب کا نام جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی سندھ کے ان لیڈر صاحبان کے بارے میں جو نیب ہے سندھ وہ تحقیقات کر رہی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بیوروکریٹس بھی ہیں جو نیب کے ریڈار پر تھے اور ان کے پولیٹیکل کنیکشنز موجود تھے. یعنی یہ جو نیب والے ہیں انہوں نے اس بات کوئی تحقیقات کی اور یہ ان کو ٹھوس شواہد ملے کہ سرکاری افسران جو کرپشن کر رہے ہیں سندھ میں، اس میں سیاستدان ان کے ساتھ جن کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور مل کر یہ سارا کام کر رہے ہیں. بیوروکریٹس کے سے تحقیقات بھی ہوئی ہیں، کچھ بیوروکریٹس کے ساتھ انکوائریز بھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ کہا ہے، وہ مل بانٹ کے کھایا، کچھ اسی کھادا کچھ پائے نا انہوں نے کھادا ہے. اس طرح کی سچویشن انہوں نے کی، جس کے بعد یہ تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے، اور آج اس کی آفیشیل اناؤنسمنٹ باضابطہ طور پر کر دی گئی ہے کہ جناب یہ کام ہو گیا ہے. تقریباً 60 لوگوں کے نام جو ہے وہ نو فلائی لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے، جس میں بیوروکریٹس، پولیٹیکل لیڈرز اور سابق صوبائی کابینہ کے وزیر بھی شامل ہیں. اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ جو حالات ہیں وہ کسی بھی طور پر اس سمت میں جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کسی طرح کا کوئی بھی دباؤ قبول کرنے کے لیے تیار ہو. اسٹیبلشمنٹ اس وقت سامنے کھڑی ہے، خم ٹھونک کے کھڑی ہے، سینہ تان کے کھڑی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمسا ہو تو سامنے آؤ، ہمت ہے تو آؤ مقابلہ کرو. بڑا نومئی کر رہے تھے، بڑا کہتے تھے کہ جناب یہ گھٹنوں کے بل آ جائیں گے، ہم آ چکے ہیں میدان میں، آؤ دیکھتے ہیں کس میں کتنا ہے دم. اور یہ والا کھیل مجھے اب کچھ زیادہ سنگین صورتحال خاص طور پر عمران خان صاحب کے لیے اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر اب بھی عمران خان صاحب نے ماضی سے سبق نہ سیکھا، اپنی غلطیوں کا اعتراف نہ کیا، تو پھر ان کے لیے جو مزید پولیٹیکل ایڈوانسمنٹ کے راستے ہیں وہ شاید مسدود ہو جائیں گے. اور محسن بیگ صاحب کا اس گیم میں آنا، بڑے داموں کے ساتھ آنا، بہت ہی بڑا خطرے کا گھنٹا گھر ہے جو عمران خان کے لیے بج رہا ہے. بچ سکو تو بچ جاؤ. اپنی رائے کو ضرور ظاہر کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.